तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा परिवहन चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है पौधों में परिवहन। ठीक, तो पौधों में परिवहन में हम लोगों ने आज उसका पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ परिवहन क्या होता है? पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह। क्या होता है? पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन। परिवहन। पदार्थों का नहीं, पदार्थों का जो एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो परिवहन, पौधों में परिवहन होता है क्या? दो तरीका होता है। एक होता है एक कोशिकीय पौधे और बहुकोशिकीय पौधे। एक कोशिकीय पौधे में जितना भी फंक्शन होता है वो सारे एक कोशिकाओं में संपन्न हो जाता है। ठीक, इसका मतलब कि उसमें जितना क्या कहते हैं उसका खाना, भोजन जिसको कहते हैं, पोषण, शोषण और उत्सर्जन और इसके बाद परिवहन, सारा एक कोशिकाओं में होता है। तो ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक, एक कोशिकीय पौधे में कौन कौन आता है? यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, है ना? शैवाल। तो नहीं, शैवाल बहुकोशिकीय होता है। शैवाल बहुकोशिकीय होता है, लेकिन कैसा? सिंपल होता है, मतलब सरल बहुकोशिकीय होता है। ठीक, तो शैवाल बहुकोशिकीय होता है, लेकिन उसमें भी कैसा जो परिवहन होता है किस विधि द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा होता है। और यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, इनमें कैसा होता है? यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास में कैसा परिवहन होता है? क्या होता है? विसरण विधि द्वारा होता है। कैसा? विसरण विधि द्वारा होता है। उसके बाद हम लोगों ने जो जटिल बहुकोशिकीय होता है, क्या कहते हैं, जिसका सारा फंक्शन क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक, सभी भागों को क्या कहते हैं? बांट दिया जाता है काम को, अलग कोशिकाओं का, अलग अलग कोशिकाओं को अलग अलग काम दिया जाता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। तो इनमें इनमें किसके द्वारा होता है परिवहन? जाइलम तथा हंसते का यार, जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा। तो जाइलम जो होता है, इनके बारे में बताओ। जो हम का संवाहक ऊतक है। ये क्या है? जल संवाहक ऊतक है। क्या है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या है? जल संवाहक ऊतक है। और इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? मिलित होती है। और यह किन चीजों का क्या कहते हैं? परिवहन करवाता है? घुलित कार्बनिक पदार्थों का। क्या होता है? घुलित कार्बनिक पदार्थों का करता है। और यह जड़ों से ऊपर की ओर कराता है। ठीक, यानी पत्तियों तक। तो ये सिर्फ एक दिशा में चलता है, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक दिशीय कहते हैं। और फ्लोएम में क्या होता है? इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। और ये द्विदिशीय होता है, यानी ऊपर नीचे दोनों तरह का होता है। ठीक, और ये इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? क्या होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। और क्या जानते हैं इनके बारे में? इसमें नालिकाएं जो पाई जाती है, कैसी? चालनी नालिकाएं पाई जाती है। और उसमें कैसे? जाइलम में कैसे नालिकाएं पाई जाती है? बेलनाकार नालिकाएं पाई जाती है। ठीक, और फ्लोएम जाइलम के होने के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? स्थानांतरण। क्या पढ़े थे? स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या होता है? घुलित पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह चालन होना या पहुंच जाना। परिवहन और स्थानांतरण में दोनों में अंतर बताए थे। एक परिवहन होता है जो कि जाते क्रम का दिखाता है। ठीक, और एक जाके पहुंच गया तो वो क्या कहलाएगा? स्थानांतरण। यानी उसका क्या कहते हैं? स्थान जो होता है चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, जिसको कहते हैं स्थानांतरण। ठीक, तो स्थानांतरण जो होता है पौधों में, यानी उनके जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। तो और तीन चीज बताए थे कि जब खाद्य पदार्थ बनता है तो वो किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। और खाद्य पदार्थ संचित जो रहता है वो किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। और
क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाता है किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। उसके बाद पौधों में ही हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, वाष्पोत्सर्जन जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक पौधा अपना जीवन काल में कितने गुना जल का निष्कासन करता है, 100 गुना। ठीक, इनको याद रखना है। और एक मकई का पौधा एक दिन में कम से कितना लीटर जल का निष्कासन करता है, 3 से 4 लीटर। और एक सेब का पौधा एक दिन में कितना लीटर करता है, 10 से 20 लीटर। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है, क्या है, उसके पौधों के तापक्रम को यानी कि उसका टेम्परेचर को क्या करने के लिए, संतुलित बनाए रखने या मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है, वाष्पोत्सर्जन। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जंतुओं में यानी कि जो हम लोग हैं जंतु, एनिमल्स में क्या कैसे परिवहन होता है। ठीक, तो इसका 3 कंपोनेंट बताए थे, कौन कौन, रक्त, हृदय, रक्तवाहिनी। ये तीनों कंपोनेंट कितना जरूरी है एक जगह से दूसरे जगह खाद्य पदार्थों का जाना। जैसे हम बताए थे कि खाना अगर बन जाए यानी पोषण हम ले क्या बन जाए, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट बन जाए, लेकिन उसका एक जगह से हमारी सभी कोशिकाओं में नहीं पहुंचे तो वो व्यर्थ है कि नहीं है ना। तो ये इसलिए परिवहन तो जरूरी है, परिवहन जरूरी है ना। तो परिवहन के जरूरी होने से खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या क्या 3 कंपोनेंट क्या क्या था, रक्त, हृदय, रक्तवाहिनी। तो हम क्या बताए थे कि ये जो तीनों है, रक्त, हृदय और रक्तवाहिनी, तो ये जो रक्त है क्या होता है, मतलब बताए थे कि ड्राइवर और सड़क और इसका कॉन्सेप्ट देखे, गाड़ी का कॉन्सेप्ट देखे थे, बताए थे ना। तो ये रक्त जो है वो क्या है, ये हृदय है, ये क्या है, ये रक्तवाहिनी है, ये क्या है, हृदय क्या है, एक गाड़ी के रूप में जो कि क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है, जिसकी वजह से रक्त में क्या आता है, चालन आता है। तो रक्त किसका काम आता है, गाड़ी की तरह। और जो क्या कहते हैं, ये होता है ये सड़क में, जिसके द्वारा क्या होता है, रक्त एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक, रक्त कितने 2 प्रकार के होते हैं, रक्तवाहिनी कितने 2 प्रकार के होते हैं, कितना, कौन कौन सा, एक सीरा और एक धमनी। क्या होता है, सीरा और धमनी। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या रक्त के बारे में पढ़ चुका है ना। बताओ रक्त के बारे में क्या क्या पढ़ा है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में। रक्त शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़े में। रक्त शुद्ध फेफड़े में होता है। रक्त छाना कहाँ जाता है, वृक्क में यानी किडनी में। ठीक, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त क्या अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। ठीक, और ये बात पढ़ा है कि रक्त में रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, एक ठोस और एक तरल। ठोस में कौन सा रक्त आता है, कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या कहते हैं, तरल के रूप में कौन आता है, प्लाज्मा। तो तरल के रूप में जो प्लाज्मा आता है वो रक्त का कितना आयतन होता है, आयतन का कितना प्रतिशत होता है, 55%। अगर ये हुआ कौन, प्लाज्मा, तो रक्त का 45% क्या होगा, क्या होगा, रक्त कोशिकाएं होगा। क्या होगा, रक्त कोशिकाएं। और जिसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है बोलो, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आता है। ठीक,
इसको रक्त पट्टिकानु कहते हैं। ठीक, तो रक्त का कितना प्रतिशत ये होता है? 55% होता है। कितना? 55%। इसमें कौन कौन प्रोटीन पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। रक्त में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिपेरिन। तो 3 तरह का जो ये किसके लिए सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। एक और बात बताए थे कि फाइब्रोनोजिन से अगर फाइब्रोनोजिन प्रोटीन से अगर नहीं सॉरी रक्त से अगर फाइब्रोनोजिन प्रोटीन हटा निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? क्या बचता है? सीरम। क्या सीरा नहीं सीरम। क्या? सीरम। और क्या उसके बाद जब हम आते हैं किस पे, क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी में क्या पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? क्या पाया जाता है? और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या होता है? वाहक होता है, जो कि ऑक्सीजन को क्या करता है? एक जगह क्या कहते हैं, फेफड़े से कहाँ लेके जाता है? कोशिकाओं तक। सभी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है? सभी कोशिकाओं तक रक्त कैसे पहुंचता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, इसलिए ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा गया? हीमोग्लोबिन को कहा गया। उसके बाद हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। और रक्त पट्टिकानु जो कि रक्त को कहते हैं थक्का बनाने में, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या कौन सा प्रोटीन? थ्रोम्बोसाइट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रक्त वाहिनी के बारे में। तो इनके बारे में तो क्विक रिवीजन हम लोग कर लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? रक्त वाहिनी।